अच्छा। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आज का सत्र भी प्राणायाम के और प्राणों को समझने का एक तरीका है। उसके लिए हम लोग आज फिर से प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। अभ्यास की शुरुआत हम लोग कपालभाति से करेंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा कपालभाति के लिए तैयार होएंगे। कपालभाति। फोर्सफुल एक्सलेशन। 2 से 3 मिनट हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। फील करें ऊर्जा को, एनर्जी को अपने शरीर में। कपालभाति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के प्रति सजग बनिए। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन के लिए हमें दाएं नाक से श्वास लेना है और बाएं नाक से छोड़ना है। इनहेल फ्रॉम द राइट साइड एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हर बार आप दाएं तरफ से श्वास लेंगे, कुछ क्षण रोकेंगे और बाईं तरफ से छोड़ेंगे। राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। बीच में थोड़ा पॉज करेंगे, रिटेंशन करेंगे। दाएं तरफ से श्वास लीजिए।
हाथों से विष्णु मुद्रा लगाइए ताकि आपकी तर्जनी या मध्यमा या दोनों आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करता हो, भ्रूमध्य को छूता हो। कुंभक के समय आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे आज्ञा चक्र को, भ्रूमध्य को अपने उंगलियों से। श्वासों में कोई आवाज नहीं, शरीर बिल्कुल स्थिर। दाईं तरफ से श्वास लीजिए, बाईं तरफ से छोड़िए। 2 से 3 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास में एक बंद मुद्रा जोड़ेंगे। जब आप श्वास छोड़ लेंगे एट द एंड ऑफ इनहेलेशन, जब आप कुंभक लगाते हैं श्वास लेने के बाद जब आप कुंभक लगाते हैं, उस वक्त आप जालंधर बंद और मूल बंद लगाएं। यानी जब आप दाईं तरफ से श्वास लेते हैं तो अपने सर को झुकाते हुए चिन को कॉलर बोन से लगाएं और पेरिनियम को मूल बंद लगाएं। पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचे और कुछ सेकंड्स के बाद आप बाईं तरफ से सांस छोड़ दें। इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, होल्ड द ब्रेथ। While holding the breath in Kumbhak, apply Jalandhar Bandh and Mool Bandh. And exhale from the left side. हर बार आप दाईं तरफ से श्वास लीजिए, राइट साइड इनहेल, होल्ड विद मूल बंद एंड जालंधर बंद। अब पूरी प्रक्रिया को रेशियो में करें, 1:1:2 शुरुआती रेशियो है। यानी 10 की गिनती में श्वास लेते हैं, 10 की गिनती में श्वास रोकिए और 20 की गिनती में श्वास छोड़िए। जो लोग प्राणायाम रेगुलर करते हैं उनको कुंभक बढ़ाना चाहिए। 10 की गिनती में श्वास लेते हैं तो 20 की गिनती या 30 की गिनती में श्वास रोकिए और फिर 20 की गिनती में श्वास बाहर छोड़िए। द बेस्ट रेशियो इज 1:4:2, but you can do like 1:1:2, 1:2:2:2, 1:3:2, and 1:4:2। हमेशा सांस छोड़ना सांस लेने से दुगना होगा और बीच में जो कुंभक है वो अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते जाइए। सूर्य भेदी प्राणायाम आपके पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करता है। आपके पेट में जितने भी
कृमि, कीड़े, बैड बैक्टीरियाज वो दूर करता है। आपके गट बैक्टीरिया जिसमें बैड बैक्टीरिया, अमा, विष, इन सब चीजों को दूर करता है। आपकी बॉडी की गर्माहट को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव एनर्जी, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। यह अभ्यास करने से आपके कफ जनित बीमारियां और वात जनित बीमारियां दूर होती हैं। पुराने कफ की बीमारी भी ठीक होती है। आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है और आपके डलनेस को दूर करता है। लगातार करते रहें। आप राइट साइड से इनहेल कर रहे हैं, होल्ड करते वक्त आप जालंधर और मूल बंद लगा रहे हैं और फिर लंबा श्वास छोड़ रहे हैं। ऐसा करने से आपकी नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होती है। जिन लोगों को थायराइड की बीमारियां हैं वो कंट्रोल होता है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए एकदम रामबाण है। नियमित अभ्यास करने से आपका फोकस, अलर्टनेस और डिसीजन मेकिंग में भी क्षमताएं बढ़ती है। बस ध्यान यही रखना है कि अगर हाई बीपी है तब इसे नहीं करेंगे, हार्ट डिजीज है, फीवर है, तब नहीं करेंगे। यदि किसी को इपिलिप्सी, वर्टिगो जैसी परेशानी इस वक्त है तो लंबा देर नहीं करेंगे, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। अब हाथ को नीचे ले आए और रिलैक्स करें। रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, शरीर में महसूस करेंगे इस प्राणायाम को। क्या आपकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं? मैं आप मन ही मन देखें, अंदर देखें आप। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे उज्जयी प्राणायाम का। उज्जयी प्राणायाम से के लिए आपको अपने गले से एक आवाज निकालनी होगी जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं। इसके लिए आप अपने इपिग्लोटिस को, अपने कंठ को हल्का सा सिकोड़ेंगे और जैसे खराटे करते हैं वैसी हल्की सी एक आवाज अपने गले से निकालेंगे। बहुत सॉफ्ट सी स्नोरिंग साउंड, सॉफ्ट स्नोरिंग साउंड फ्रॉम योर थ्रोट। आवाज आपके गले से आनी चाहिए, आपके नाक से नहीं। Create this sound from your throat by contracting your epiglottis inside the throat and make some sound. Make the sound while you inhaling and exhaling. Do not make extra pressure on your throat. It should be very mild. बहुत जोर से नहीं गले को सिकोड़ेंगे, संकोच करेंगे। एक हल्की सी साउंड आपके गले से सांस लेने और छोड़ते वक्त होनी चाहिए।
आइए इस अभ्यास को और गहन बनाएं। जब आप श्वास लेते हैं तो लेने के बाद श्वास को रोकिए और जालंधर और मूल बंद लगाइए। जो अभ्यास आपने अभी अभी किया था सूर्य भेदी में, वही करेंगे। आप उज्जाई में सांस लेने के बाद जालंधर और मूल बंद लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सर को वापस अपने स्थान पे लाएंगे। मूल बंद छोड़ेंगे और फिर से श्वास लेंगे। 2-3 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। उज्जाई में श्वास लीजिए, श्वास लेने के बाद थोड़ा रुकिए। कुंभक में सर को नीचे कीजिए, जालंधर बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए। थोड़ी देर इस अवस्था को अनुभव कीजिए। जब आपको लगे कि आपको श्वास छोड़ना है, पहले मूल बंद छोड़िए, फिर जालंधर बंद छोड़िए। सांस छोड़ने के बाद फिर से श्वास लीजिए। यह अभ्यास 7-8 राउंड और कीजिए। आप उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं। यह उज्जाई प्राणायाम सभी नाड़ियों को, आपके 72,000 एक्टिव नाड़ियों को क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है। दिस प्रैक्टिस इंक्रीजेस द प्राणा एब्जॉर्प्शन एंड लंग कैपेसिटी। ये आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और प्राण ज्यादा से ज्यादा आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर गले में ड्राइनेस महसूस हो रहा है तो थोड़ी कुछ सेकंड्स रुकें, हल्का सा आप अपने थूक घुटें, मेक योर saliva inside and start again। ये आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, ये दोनों में बहुत इफेक्टिव है। आपके सभी नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तीनों सिस्टम के लिए ये बहुत रामबाण है और नर्व सिस्टम के सभी तनाव को ये काम करता है, ये रिलैक्स करता है। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। ये आपके एंजाइटी, इंसोम्निया और कई मानसिक बीमारियां, एजिटेशंस को, एक्साइटमेंट को दूर करता है। ध्यान से पूर्व इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। ध्यान करने से पहले अगर इस अभ्यास को आप करते हैं तो आपका फोकस और आपकी लयता बढ़ती है। हठ योग प्रदीपिका में तो यहां तक कहा गया है कि आपके बुढ़ापे में ये आपको जवान बना के रखता है और आपकी मृत्यु मोक्षप्रद हो सके ऐसी संभावनाओं को उत्पन्न करता है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना थ्रोट को, और ना ही आवाज को बहुत ज्यादा करना है। आवाज माइल्ड हो, सॉफ्ट हो।
श्वासों की आवाज माइल्ड और सॉफ्ट हो। रिलैक्स। अब इस अभ्यास को छोड़ें। अगला अभ्यास हम लोग करने वाले हैं शीतली प्राणायाम। उससे पूर्व पहले अपने शरीर की कंडीशन को देखें। आपके शरीर का टेम्परेचर, आपके शरीर में सभी प्रकार के स्पर्श के प्रति सजग बनेंगे। प्राण के जो भी अनुभव आप कर सकते हैं, नाभि से पेरिनियम तक के बीच का जो रेतस प्राण है, ब्रह्म ग्रंथि है, उसके प्रति सजग बनेंगे। अब आप नाभि से कंठ तक के एरिया, जो मध्य क्षेत्र है, विष्णु ग्रंथि है, तेजस प्राण है, उसके प्रति सजग बनेंगे। वहां प्राण को अनुभव कीजिए। और अब आप कंठ से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक के बीच जो रुद्र ग्रंथि है, ओजस प्राण है, उसके प्रति सजग बनेंगे। अब आइए शीतली प्राणायाम करते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए आपको अपने जीभ को गोलाकार एक ट्यूब की तरह बना करके बाहर की तरफ करना है। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे जीभ को बाहर निकाल के एक ट्यूब की तरह कर लीजिए। अब आपको इसी तरह से इसी ट्यूब के भीतर से सांस लेना है और थोड़ी देर रोक करके आपको नाक से बाहर छोड़ना है। तो शीतली कुंभक के लिए तैयार होइए। और आवाज आएगी, एक सितकारी सी 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 करके आवाज आएगी, उस आवाज को सुनिए। और जब आप सांस लेंगे तो एक शीतल, ठंडा ठंडा एहसास होगा। आप अपने छाती में उस शीतलता को अनुभव कीजिए। थोड़ी देर सांस को भीतर रोकिए, शीतलता को अनुभव कीजिए। जालंधर और मूल बंद लगाइए और दोनों नाकों से बाहर छोड़ दीजिए सांस। जब सांस छोड़ेंगे तो दोनों नासिका से आराम से बाहर छोड़ देंगे। कुंभक करते वक्त जालंधर और मूल बंद जरूर लगाइए। जितना हो सके सांस को रोक करके फिर श्वास बाहर छोड़िए। रोकते वक्त जालंधर और मूल बंद लगाइए। शीतली की आवाज आनी चाहिए, सभी को सुनाई पड़नी चाहिए। थोड़ी तेज आवाज से शीतली कीजिए।
ये आश्चर्यजनक तरीके से आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करेगा और आपके पित्त दोष को कम करेगा। और आगे जो गर्मी का महीना है, अगले 2-3 महीने आपको इसे रोज करना चाहिए। किसी को गर्मी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा अभ्यास घर में 15-20 मिनट करते हैं, तो कभी किसी को गर्मी से और पित्त से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। जिनको पित्त की क्रॉनिक डिजीज रहती है, हमेशा एसिडिटी होता है, स्किन डिजीज होता है, सोरासिस इत्यादि स्किन संबंधी बीमारियां होती हैं, उनके लिए शीतली प्राणायाम वरदान है। ये आपके रक्त दोष को दूर करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरल बना देता है, नॉर्मल कर देता है। बहुत बार हमें अपने एसिडिटी से उत्पन्न अल्सर का पता भी नहीं चलता। हम लोगों को कई बार 10, 15, 20 अल्सर्स पेट में होते हैं। ये शीतली प्राणायाम उन सभी अल्सर्स को जड़ से नष्ट कर देता है। यही नहीं, मानसिक रूप से आपके गुस्से वाली प्रवृत्ति को, चिड़चिड़ापन, और जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हीट में आ जाते हैं, उन सबको ये बैलेंस करता है। सबसे अच्छी बात है कि ये हाइपर थायराइड, थायराइड संबंधी बीमारियां आजकल, थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है सबको, तो थायराइड के इश्यूज को वो ठीक करता है। इट प्रमोट्स क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड reduces मेंटल एजिटेशन। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको हायर एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, तो इस अभ्यास को नहीं कीजिए। अगर आपको इस वक्त कॉमन कोल्ड, कफ या साइनस है, तो थोड़ा परहेज कीजिए। बल्कि बहुत लो बीपी इस वक्त है, तो लो बीपी वाले भी अवॉइड करें। ये अभ्यास पित्त वालों के लिए है, जिनको आयुर्वेदिक दवाएं भी नहीं पचती है। कुछ भी तीखा कड़वा खाते हैं तो पेट में आग लग जाती है। एक मिनट और करें।
अब आप रिलैक्स करें, महसूस करें कि इस अभ्यास से आपको क्या, आपके प्राण में किस प्रकार के परिवर्तन महसूस हो रहे हैं। आज का अंतिम अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको दोनों कान को बंद करना है और आपको अगले 2 से 3 मिनट की आवाज करनी है, की आवाज करनी है, ध्यान दीजिए। और आपको टॉप ऑफ द हेड को, यहाँ वाइब्रेशन को फील करना है, इस जगह आपको वाइब्रेशन फील करना है आवाज करके। तो आप अपने दोनों हाथ को अंगूठे को कान को बंद करके, ये जो आपकी बाकी की उंगलियां हैं वो धीरे से आप अपने सर पे, टॉप ऑफ द हेड पे रखें जहां ससरार है, ताकि आप उस झंझनाहट को, उस वाइब्रेशंस को फील कर सकें। इसलिए उंगलियों को खोल के रखें और धीरे से, इसको दबाना नहीं, धीरे से इसको आप अपने सर पे रखिए और केवल अंगूठे से कान के फ्लैप को, जो कान का फ्लैप होता है ना, उसको बंद करना, उसको बंद कीजिए। अब आप अगले 2 से 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। इस राउंड को आखिरी राउंड बनाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें। महसूस करें आपके प्राणायाम के अभ्यास से आपके भीतर जो भी परिवर्तन हुआ है, प्राणों में जो भी आपने महसूस किया है, सजग बनिए। अब अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर लाइए, वहां पर एक दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए।
अब इस दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और आंखें खोल लें। देखो, इस प्राणायाम के अभ्यास में जरूरत है कि आप अपने भीतर की तरफ सजग हो, इनर अवेयरनेस हो। आप प्राणों को महसूस करें। मैं फिर से बता दूं कि प्राणायाम श्वास नहीं है, प्राणायाम है प्राणों को अनुभव करना, प्राणों को बड़े अगले आयाम में, विस्तृत आयाम में ले जाना। इसके लिए जरूरत है कि आपका जो अवेयरनेस है वो इंटरनलाइज्ड हो, भीतर हो। बहुत लोगों को मैंने देखा वो आंख खोल करके भी प्रैक्टिस कर रहे थे। आंख खोल के प्रैक्टिस नहीं करना है। प्राणायाम जब भी करें आप बंद आंखों से ही करें। आंख खोल के प्राणायाम करने से प्राणायाम का असर नहीं होता है। आप आंखें बंद करें तभी इंटरनलाइज हो पाएंगे और आपका पूरा फोकस आपके भीतर ओजस, तेजस और रेतस प्राण पे होना चाहिए। प्राणों की तुलना करें, उसके प्राण के कंपन को समझें। कहाँ ज्यादा प्राण हो रहा है, कम हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है। प्राण के जो भी अनुभव, जैसे भी अनुभव हो रहे हो। आज मैं आप लोग को श्वास के बारे में चर्चा करूंगा कि हम श्वास को कैसे जाने। श्वास को समझने जानने के लिए आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्रीद इन और कुंभक यानी बी और ब्रीद आउट, इसकी और किस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ें ताकि आपकी अवेयरनेस, आपका संतुलन, बैलेंस और आंतरिक शांति, इनर पीस बना रहे। श्वास एक कला है और अगर आप इस कला को ठीक ठीक जानते हैं, ठीक ठीक सदुपयोग करते हैं, तो इस कला से आप अपने भीतर भांति भांति के चेंजेस ला सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप एक दिन में 21,700 बार सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट 22,000। गणना देखिए कितनी एक्यूरेट है। 21,700 बार। ये हंसोपनिषद में लिखा है।
आप पूरे दिन भर में 20,000 से ज्यादा सांस ले रहे हैं। क्या हमें इसका ठीक ठीक पता है कि हम ये 20,000 से ज्यादा सांस किस प्रकार से लें, किस प्रकार से छोड़ें? बचपन से हमें कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं कि सांस लेना भी एक कला है, सांस लेने का भी एक तरीका है। और ये श्वास आपको अचेतन से चेतन की ओर ले जाता है। ये श्वास एक ब्रिज है आपके मन और शरीर का। श्वास एक ब्रिज है आपके मन और इमोशंस का। श्वास एक ब्रिज है आपकी अंतस चेतना और आपके बाह्य चेतना का। अगर आपने श्वास को पूरी तरह से सीख लिया कि उसकी कला को अडॉप्ट कर लिया, हैबिट बना लिया, तो आप अपने भीतर बहुत सारे चेंजेस को, अपने जीवन में महान परिवर्तन को देख सकते हैं। श्वास और मन का गहरा संबंध है। जैसा मन होता है वैसा ही श्वास होता है, वाइसा वर्सा। जैसा श्वास वैसा मन। यदि आप क्रोधित होते हैं, आपका श्वास बदलता है। आप शांत होते हैं, आपका श्वास बदलता है। आप जल्दबाजी में होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, भ्रांतियों में होते हैं, श्वास का पैटर्न बदल जाता है। जीवन के हर एक चीज जो आप करते हैं, श्वास उसका लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को चेंज कर दें, तो निश्चित रूप से आप अपने भीतर और बाहर होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। लोगों ने महसूस किया है कि जब वो श्वास के पैटर्न को चेंज किया तो उनके दुश्मन कम हो गए, दोस्त बढ़ गए। बहुत लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी अटक गई थी, श्वास के पैटर्न को चेंज किया और उसकी सैलरी बढ़ गई। अब बताओ, इस पे आप कैसे विश्वास करोगे कि आप श्वास के पैटर्न को चेंज करके अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं? नौकरी नहीं मिल रही थी, उसकी नौकरी लग गई। असाध्य रोग ठीक हो गए, केवल श्वास के पैटर्न को चेंज करने से। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या करें श्वास में जिसको चेंज करने से इतना बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। यह कार्य जो आप सबसे ज्यादा करते हैं, दिन भर में 20,000 से भी ज्यादा करते हैं। आप लगभग लगभग आधा मिलीलीटर एयर एक श्वास में लेते हैं। कई कई लोग तो उससे भी कम लेते हैं। आधा, 500 ml से भी कम लेते हैं। 500 ml, आधा लीटर आप श्वास आपको नॉर्मली लेना चाहिए। और यदि आप ढंग से लेते हैं, आपकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए, आपके लंग्स कैपेसिटी की, आप हैरान होंगे कि आप इससे 10 गुना ज्यादा सांस ले सकते हैं। 5 गुना सांस तो आराम से ले सकते हैं। और प्राणायाम के अभ्यासी 10 गुना सांस ले लेते हैं। ये 500 ml जो आप एयर लेते हैं, वो भी बहुत कम। कई बार मैंने देखा है लोग इतना कम श्वास, बहुत धीमा, बहुत हल्का श्वास लेते हैं और इसी वजह से उनके अंदर डलनेस और लेथार्जीनेस रहती है। तो यदि आप अपने डलनेस से परेशान है, लेथार्जीनेस से परेशान है, आप अपने तमस से परेशान है, आपके अंदर हमेशा आराम करने और रिलैक्स करने की टेंडेंसी है, थका थका सा महसूस होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो आपको आपकी श्वास में जो ब्रेथ की मात्रा है, एयर की मात्रा है, वो बढ़ानी चाहिए। यदि आप आधे यानी 500 ml से ऊपर सांस लेना शुरू करते हैं, तो अपने आप आपका तमस दूर होगा।
आप यदि अपने श्वासों में 21%, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो 21% या उससे कम ऑक्सीजन की मात्रा हमारे भीतर जाती है। यदि आप सुबह श्वास लेंगे तो यह परसेंटेज काफी हाई हो जाएगी। मुझे दिल्ली जैसे शहरों का पता नहीं जहां बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन सामान्य शहरों में सुबह के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, और अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो आप दिन भर के लिए अपने स्वास्थ्य को रिजर्व कर सकते हैं। वाई कॉल इट एन आर्ट? इसको हम कला क्यों कहें? क्योंकि ब्रीदिंग इज अ साइंस, और अगर हम इस साइंटिफिक तरीकों को आदत करके, प्रैक्टिस करके उसको कला बनाते हैं। अच्छा, पहले ये सवाल का में यही समझ लो, कला और विज्ञान में अंतर क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं, आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कला और विज्ञान में अंतर क्या है, तो मैं बताऊं ब्रेथ कला क्यों है, विज्ञान क्यों है। ये कला भी है और विज्ञान भी है, पर क्या आप में से कोई बता सकता है कि कला और विज्ञान में क्या अंतर है? कोई भी अनम्यूट करके बताते हैं। गुरुजी, हाँ, प्रणाम गुरुजी। ये संगीता प्लीज। When you do it mechanically, like you follow instructions and do step by step, it is like a science. But when you put in the emotion, the awareness, and everything, that becomes, I mean, brings in clarity or right kind of mind frame, then it becomes a art. So, You are actually right in the sense of breath, but I'm just asking a normal question. What is difference between as a word, not with the breath or not compared with the breath, just as a normal question? What is an art? People take their studies like bachelor in arts, bachelor yes. in science as a subject, as a word, as a vocabulary. What do you say? What is an art and what is the science? गुरु Anything you express a feeling, Guruji. Let it be a painting or sculpture, or you're creating something that becomes an art. My understanding is Yeah. that. Please continue. And what is Uh, the science? and the science is where there is a process behind it, and where there is a reaction to it, uh, where there is not more than a feeling, there is a chemical reaction to it Okay. that becomes science. That's what Okay. Thank you for your nice try. Anyone else want to answer? गुरुजी मैं गुरु, हाँ, अच्छा बोले बोले बोले। प्रणाम गुरुजी। हाँ, अ, बताएं। गुरुजी मुझे लगता है जो विज्ञान है उसमें ज्यादातर सिर्फ थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम सोच का इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑब्वियसली मोर लेफ्ट ब्रेन्ड। और जहाँ कला की बात आती है वहां पे थिंकिंग के साथ कुछ और जुड़ जाता है, कुछ सृजनात्मक होता है। वहां कुछ एडिशन होता है जो जिस चीज को हम नाम नहीं दे सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो चीज को हम उसमें जोड़ देते हैं। शायद वो प्राणा हो या अ, मतलब विभिन्न चीज कुछ हो सकता है, बट वो कला होता है जो कुछ लेकर उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं जो जिसको आप क्वांटिफाई और क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जबकि साइंस है, जो विज्ञान है, वो सिर्फ जो अपने इन इंद्रियों द्वारा हम प्रमाण कर सकते हैं, बस उसी को ही हम लेते हैं। या किस जगह वो चीज चलती है, उसका तंत्र क्या है, सिर्फ उसी को ही समझते हैं। वेरएज आर्ट में कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जो ठीक जरूर नहीं ठीक। कि हम उस पर उंगली रख सके अपना। बहुत बहुत बढ़िया प्रशांत जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया समझने का। मैं डॉक्टर नीलम से कहता हूँ, डॉक्टर नीलम आप क्या कहेंगे? आप प्रणाम अपने गुरु भाव को रखें। जी। गुरु जी, जैसे मुझे कि कला जो है वो एक तरह का ज्ञान है, और जो विज्ञान है उसमें हम अनुभव करते हैं, तो इसलिए हमें जैसे दोनों की आवश्यकता होती है।
कि हम ज्ञान प्राप्त करें और उसको अनुभव करें, तो विज्ञान में हम अनुभव करते हैं। अप्लाइड साइंस है एक तरह का विज्ञान। विज्ञान अप्लाइड साइंस है और कला सिर्फ ज्ञान है। ओके। और कोई अपना मंतव्य रखना चाहेंगे? कोई अपनी बात रखना चाहते हैं इसे? यस सर। जी गुरु जी। हाँ, गुरु जी, बताएं। science is basically is you are rediscovering something and you can repeat this and it is a standardized format. Whereas art is very subjective. It is governed by the I will say human emotions and can produce like say it is a more of a metaphor. If you come say or the science you say it is mathematics, everything is standardized. ओके, नाइस, वेरी थ्योरेटिकल एंड गुड आंसर। प्रतीक, आप बताएं। गुरुजी, विज्ञान माने एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके हमारे भीतर जो छिपी हुई कला है उसको हम लोग सामने लेके आते हैं अभ्यास के द्वारा। ठीक है, very close. Let me now explain this little more, starting with the layman understanding and then I'll go to the deeper meaning. थोड़ा सा देखो, हम सभी बचपन से विज्ञान और आर्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स थे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम उनको साइंस क्यों कहते थे? हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, है ना, हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट थे हिंदी लैंग्वेज, है ना, हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट थे सिविक्स, ज्योग्राफी। तो हम यहां से शुरू करते हैं। हम आर्ट्स को केवल फाइन आर्ट्स नहीं लेते हैं, हम केवल संगीत और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेते, वोकल नहीं लेते हैं। हम आर्ट्स को इन आर्ट्स के सेंस में लेते हैं। हमारे एजुकेशन जगत ने आर्ट्स फैकल्टी एंड साइंस फैकल्टी को डिवाइड किया कि ये साइंस फैकल्टी है, ये आर्ट्स फैकल्टी है। क्या सोच के किया होगा हमारे एजुकेशनिस्ट लोगों ने, शिक्षक वृंद ने ये जो डिवीजन किया कि ये आर्ट्स है? क्यों हिंदी और संस्कृत और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषयों को आर्ट्स बोल दिया गया, और क्यों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या और इस तरह की चीजों को साइंस कह दिया? थोड़ा सा इस पे हम मनन करते हैं तो आपको इसके रहस्य निकल के आएंगे। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक स्टडी, एक क्रॉनिक सिस्टमैटिक स्टडी। जब आप कोई अध्ययन को, अपने ज्ञान को, जानकारी को सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं और उसको क्रमशः जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम मान लो शरीर को पढ़ते हैं, शरीर के बारे में जानते हैं, या जानवर, पशुओं, पशु पक्षी या वृक्ष पौधों को जानते हैं। उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं कि उसका तना ऐसा, उसका पौधा ऐसा, उसके पत्ते ऐसे, उसके बारे में विविध प्रकार की जानकारियां इकट्ठा करते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट द नॉलेज, कि आप अपने ज्ञान को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से देखो। ज्ञान नॉन सिस्टमैटिक भी हो सकता है। जैसे आप रील से ज्ञान लेते हो, यूट्यूब से ज्ञान लेते हो, जो रील से ज्ञान होता है नॉन सिस्टमैटिक ज्ञान है कुछ भी कहीं भी। लेकिन जब आप उसको अध्ययन करते हैं, उसको एक सिस्टमैटिकली फॉर्मेट में, एक सिस्टम से डेवलप करते हैं, आप उसके इंट्रोडक्शन को जाते हैं, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स को जानते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ये एक सिस्टम है। कोई सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट क्यों है, और वो सब्जेक्ट कैसे है। हर स्टडीज का, हर साइंस का एक अपना सिस्टम है, उसके ब्रांचेज हैं। और ज्यादा गहरे में जाएंगे तो और उसके ब्रांचेज में जाएंगे, है ना। बायोलॉजी को आप और गहरे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि बायोलॉजी भी कई ब्रांचेज है, उसमें जूलॉजी है, बॉटनी है ना। फिर और भीतर जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारी चीज, ब्रांचेज आपको मिलते जाएंगे। ज्ञान अपने ब्रांचेज को फैलाता जाएगा, और सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे। विज्ञान किसी चीज को जानना है, किसी चीज को पहचानना है, किसी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशंस आते हैं, आपकी समझ डेवलप होती है। ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये विज्ञान का क्षेत्र है।
ज्ञान और विज्ञान में सिर्फ विशिष्टता का फर्क है। विज्ञान किसी ज्ञान की विशिष्टता, स्पेसिफिकली वो क्या है। जैसे मैं कहूं कि ये ग्लास, एक ग्लास पानी है, ठीक है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। लेकिन अब ये विज्ञान कैसे होगा, जब हम बहुत स्पेसिफाई करके बहुत विशिष्टता से उसको बताएंगे। इसमें वी उपसर्ग लग गया, विज्ञान में वी शब्द लग गया, वी उपसर्ग लग गया, कि ये जो ग्लास है, ग्लास में जो पानी है वो गर्म है, उसकी टेम्परेचर जो है वो लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है। जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ये ऐसा है। जो ग्लास है वो पारदर्शी ग्लास है। अब आप क्या कर रहे हो, ये आप उसकी विशिष्टता में उतर रहे हो, आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो और आप भीतर उतर रहे हो। और जैसे हम लोग साइंस में क्या करते हैं, पत्ता है, पत्ता तो सबको पता है, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट क्या करेगा, पत्ते को कट करेगा, उसको छोटा सा टुकड़ा करेगा, उसको माइक्रोस्कोप में लाएगा, माइक्रोस्कोप से उसको ऐसे ध्यान से देखेगा कि भाई उसके अंदर क्या क्या सेल्स है, उसके अंदर क्या क्या तत्व है। साइंस क्या कर रहा है, साइंस अन्वेषण कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। साइंस क्या कर रहा है, साइंस उसको एनालिसिस कर रहा है। साइंस साइंस क्या कर रहा है, साइंस भीतर जाकर उसके हर छोटी से छोटी बिंदुओं, उसकी हर विशिष्टता को, हर गुणों को जान पहचान रहा है। तो जब विज्ञान की बात आती है तो आप समझ लीजिए, आपके दिमाग में आना चाहिए एनालिसिस, रिसर्च, सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरे से गहरे बातों को जानना, समझना, देखना, परखना, तथ्य, तर्क और प्रमाण, ये सब विज्ञान है। आई बात समझ में। अब कला क्या है, जब विज्ञान समझ में आया तो चलो कला भी समझ लेते हैं। कला का ध्यान आते ही सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है कलाकार, फाइन आर्ट्स के लोग, जो अच्छे गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा ड्राइंग पेंटिंग करते हैं। लेकिन कला यहीं तक सीमित नहीं है। कला किसी चीज को जब हम बार बार अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास में हम उस कला पे प्रवीण हो जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स, आप बैटिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में एक कलाकार होता है, क्योंकि आप बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करना एक कला है। आप किस बॉल पर कैसे चौका छक्का लगाएंगे, ये आप केवल साइंस से समझ नहीं सकते। आप सोचो कि आपने क्रिकेट कैसे खेले, किताब खोल लिया और सारे चीजों को पढ़ लिया कि ऐसे बॉल फेंकते हैं, इधर से यॉर्कर आता है, उधर से आउट स्विंग होता है, ऐसे इन स्विंग होता है, और उसमें हम बैट को उठा के मारते हैं, इसमें दबा के मारते हैं, इसमें हम कट लगाते हैं। तो क्या आप अच्छे क्रिकेटर हो जाओगे? जान लेने से, समझ लेने से आप क्रिकेटर बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। उसके लिए आपको बैट लेके मैदान में उतरना पड़ेगा, बैट लेकर के मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे भी हम आपको मान लो, संगीत का मान लो आपको 10 थाट है, 10 थाट हम बैठ करके खूब बढ़िया लेक्चर करते हैं। 6 से 7 नहीं, 6 से बल्कि 10 बजे तक हम आपको खूब बढ़िया सारे थाट सिखा देते हैं। राग भैरवी कैसे गाते हैं भैया, जितने भी प्रकार के गाने हैं, संगीत है, सब आपको हम थियरी में बढ़िया पीपीटी बना करके दिखा दे। आप गायक बन जाओगे, आप अच्छा गाना गाने लगोगे। आप बताओ, मैं बढ़िया से बढ़िया ज्ञान दे दूंगा, विज्ञान दे दूंगा, एकदम सिस्टमेटिक ब्रांचेस के साथ। थाट, कितने प्रकार के राग रागिनियां होती हैं, आप सब रट लिए, जान लिए, आप क्या हो जाओगे कलाकार? नहीं होगे ना। तो कलाकार कौन होगा? जब आप उसका रियाज करोगे, जब आप उसका अभ्यास करोगे। अब आप समझ में आ रहा है तुम्हें कला का मतलब? कला क्या है? कला है रियाज, कला है अभ्यास, कला है वो प्रैक्टिकल वे जिसमें कि आपने उस चीज को अपने अभ्यास में लाया, प्रैक्टिकलिटी। और ऐसा नहीं है कि कला में लॉजिक नहीं है, आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। एक कलाकार जबरदस्त मैथमेटिशियन होता है। आपको पता है कि जो आप मृदंग देखते हैं, आपको लगता होगा कि ऐसी क्या है, ऐसे डफली पीट लेते होंगे, हाथ से ढोल पीट लेते होंगे। मृदंग के मैथमेटिक्स में जब कभी आप उतरेंगे, किसी मृदंग कलाकार को आप पकड़िए और उससे पूछिए, ध्रुपद बजाते हो आप, तबला बजाते हो आप, जरा इसकी मैथमेटिक्स समझाओ। ऐसी गणित बताएंगे, ऐसी गणित की आपकी दिमाग की दही हो जाएगी। वो गणित है।
अच्छा, एक और प्रश्न मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं कि मैथमेटिक्स आर्ट्स है या साइंस है? मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आर्ट्स है या साइंस है? योग है। साइंस। गुरुजी मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स इज अ आर्ट, बिकॉज इफ यू आर गुड मैथमेटिशियन यू आर क्लोज टू द गॉड। आपने बहुत गंभीर बात बोल दी है। मैं इतना आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछा था, पर एक सामान्य रूप से मैं विद्यार्थियों से या शिक्षकों से पूछता हूं, मैथमेटिक्स आर्ट है या साइंस है? गुरुदेव मेरे हिसाब से तो आर्ट है, उसमें समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक आर्ट सब्जेक्ट है, याद रखना, मैथमेटिक्स इज अ आर्ट सब्जेक्ट। इसको लोगों ने साइंस के साथ जोड़ दिया क्योंकि साइंस बिना मैथमेटिक्स के समझी नहीं जा सकती है। आपके बहुत सारे फिजिक्स के इक्वेशंस और केमिस्ट्री के इक्वेशंस और बहुत गंभीर विज्ञान बिना मैथ्स के समझे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए साइंस की स्टडीज के साथ मैथमेटिक्स जोड़ दिया गया। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज एन आर्ट। आप कभी सोचते हो कि आप केवल फार्मूला फार्मूला पढ़ करके आप मैथमेटिक्स में ज्ञानी हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे? आपने देख लिया कि ठीक है, ये फार्मूला लगता है फलाना ट्रिग्नोमेट्री में, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञाता। क्या आप मैथ किताब पढ़ करके मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हो? नहीं ला सकते, सीधी सी बात। उसके अभ्यास करने पड़ेंगे। आप मैथमेटिक्स का बुक लेके बैठना पड़ेगा, A+B होल स्क्वायर के 50 एग्जाम्पल लगाने पड़ेंगे। आप अपने बच्चों को जब A+B होल स्क्वायर पढ़ाते हो तो क्या आपको 10-20 समस्या नहीं देते हो? इफ A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, तो आप वैल्यू निकालो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए लड़का कम से कम 15 से 20 घंटा मेहनत करता है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आता है। भाई बिल्कुल हरिहरान ने ठीक कहा कि जीवन की समस्याएं और उसका समाधान मैथमेटिक्स है। जीवन की सभी समस्याएं किसी न किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसी होती है। मैं अपनी क्लास में जब साइकोलॉजी पढ़ाता था तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाता था। मैं लगभग लगभग 42 प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ा देता था। होल साइकोलॉजी आई एक्सप्लेन इन 42 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकता है, या ज्यादा वेरिएबल हो सकता है। लेकिन आपको यदि जीवन के तथ्यों को समझना है तो आपको इक्वेशंस में आना होगा, उसके प्रॉब्लम्स को समझना होगा और उसको कैसे सॉल्यूशन। आप मैथ्स में पढ़े होंगे, व्हाट इज द मैथ? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जिंदगी के भी प्रॉब्लम्स हैं और आप उसको इक्वेशन में डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो और ज्यादा है। ये ऐसे ही चलते 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 मैंने आपको बता दिया। तो आप ये समझिए कि आपका जो गणित है वो कला है। तो अब आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब हम कह रहे हैं कि ब्रेथ कला है तो क्यों है, और ब्रेथ साइंस है तो क्यों है। इन दोनों को आप जरा ढंग से देखिए। ब्रेथ साइंस इसलिए है कि हमें ब्रेथ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ब्रेथ से बहुत कुछ पता चलता है। हमने कहा था कि 51 तरह की जानकारी हमको केवल ब्रेथ से मिलती है। बिना ब्रेथ में कोई परिवर्तन किए सिर्फ एक ब्रेथ आपको 51 तरह की जानकारियां दे सकता है। लेकिन ब्रेथ को हम अदल बदल करके, प्राणायाम करके, उसको खींच के लंबा करके, छोटा करके, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके, इस नाक से उस नाक करके, कुंभक इत्यादि लगा करके, मुद्रा बंद लगा करके हम ब्रेथ में एक खास परिवर्तन कर सकते हैं। ब्रेथ में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ब्रेथ को अगर हम ढंग से लेना सीख लें, ब्रेथ को हम रिदमिक बनाना सीख लें, ब्रेथ की क्वालिटी को हम बदलना सीख लें, तो ये आपका आर्ट हो जाएगा। तो अब आप समझो, आर्ट समथिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब तक हम लोग कहते थे ये आर्ट वाले थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, पर आज मैं आपको बता रहा हूं आर्ट सब्जेक्ट मोर प्रैक्टिकल देन साइंस। आर्ट इज मोर प्रैक्टिकल देन साइंस।
साइंस बहुत थियोरेटिकल विषय हो सकता है क्योंकि केवल ये ज्ञान विज्ञान की बात करता है। साइंस मोस्टली थियोरेटिकल, लेकिन आर्ट्स समथिंग प्रैक्टिकल। आर्ट्स में आपको अभ्यास करने पड़ते हैं, रियाज करने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, अपने अंदर कला विकसित करनी पड़ती है। आपको रस्सी पर चलना है तो विज्ञान, आप ज्ञान लेकर के नहीं रस्सी पे चल सकते, आपको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा, रस्सी पर पांव रखकर चलना पड़ेगा। आर्ट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड साइंस इज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। आप जब थियरी सुन रहे हैं तो जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, दिस इज साइंस, लेकिन जब आप प्राणायाम का प्रैक्टिस कर रहे थे तब वो आर्ट था। तो आर्ट इज समथिंग प्रैक्टिकल, साइंस इज समथिंग थ्योरेटिकल। ठीक है, अभी क्लियर है? अब समय हो गया है, कल मैं इस विषय को यहीं से शुरू करूंगा। आपकी आर्ट्स और साइंस संबंधी जानकारियों को मैं और सूक्ष्म करूंगा। तो आज इतना ही, कल फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कल का इंपॉर्टेंट क्लास है, कल आप लोग जरूर आना। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। राम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।